पाकिस्तान आज एक बहुत ही गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ गलत आर्थिक फैसलों की नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, जो सीधे देश की बुनियाद से जुड़ी हुई हैं। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की ये हालत हुई कैसे। अब ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2023 की शुरुआत में पाकिस्तान के शहरों में खाने पीने की चीजों की महंगाई इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। इसका सीधा मतलब ये था कि आम परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। ये वो आंकड़ा है जिसने लाखों लोगों को रातों रात गरीबी की खाई में धकेल दिया। जरा सोचकर देखिए, एक सुबह 22 करोड़ लोगों की आंख खुले और पूरे देश में बत्ती गुल हो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये पाकिस्तान की हकीकत थी। ये सिर्फ एक बिजली का जाना नहीं था, बल्कि एक अलार्म था, एक राष्ट्रव्यापी चेतावनी कि देश का पूरा बुनियादी ढांचा चरमरा कर गिर रहा था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक देश जिसे कभी दक्षिण एशिया की एक उभरती हुई ताकत माना जाता था, वो आज इस कगार पर कैसे आ खड़ा हुआ? तो चलिए इन परतों को हटाकर पता लगाते हैं कि असल में गड़बड़ हुई कहां। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस आर्थिक तबाही का असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसे पड़ रहा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ नंबरों और आंकड़ों की नहीं, बल्कि इंसानी तकलीफ की है। हालात इतने बिगड़ गए कि जब सरकार ने सस्ता आटा बांटना शुरू किया तो कई जगहों पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ आटे के लिए एक लड़ाई नहीं थी, ये जिंदा रहने के लिए एक बेतहाशा और हताश लड़ाई थी, जो एक टूटे हुए सिस्टम का सबसे दुखद प्रतीक बन गई। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ देश की जनता है जो बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है, और दूसरी तरफ है देश की सेना जो खुद एक विशाल कारोबारी साम्राज्य चला रही है। तो अब हम आते हैं इस संकट के केंद्र में, और वो है एक संस्था, पाकिस्तान की सेना। ये समझने के लिए कि अर्थव्यवस्था क्यों डूब रही है, हमें पहले ये समझना होगा कि राजनीति पर सेना की पकड़ कितनी मजबूत है। अब जरा इस तुलना को देखें, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी चुनावा प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उन्हें या तो हटा दिया गया या फिर पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ सैन्य तानाशाहों ने दशकों तक देश पर हुकूमत की है। ये सीधी सीधी तुलना साफ दिखाती है कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके हाथ में है। और ये ग्राफ तो और भी साफ साफ दिखाता है कि देश की प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या। सोचिए, एक तरफ भयानक आर्थिक संकट के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी बजट में कटौती की जा रही थी, और ठीक उसी समय रक्षा बजट को 20% बढ़ा दिया गया। लेकिन सेना की ताकत सिर्फ सियासत तक ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी है। तो चलिए अब जरा बैरकों से निकलकर बोर्डरूम की दुनिया में झांकते हैं। ये जो रकम है, 6 अरब डॉलर, ये सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक फौजी ग्रुप, फौजी फाउंडेशन की अनुमानित कीमत है। और ये तो बस एक ही संस्था है। सेना की आर्थिक पहुंच ऐसे न जाने कितने ही संगठनों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की रग रग में फैली हुई है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। बैंकिंग, रियल एस्टेट, खेती, शिक्षा, रिटेल, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर बचा हो जहां सेना का कारोबार ना फैला हो। इन कंपनियों को टैक्स में भारी छूट, कौड़ियों के दाम पर जमीनें और सरकारी ठेकों में प्राथमिकता मिलती है, जिससे बाजार में आम कारोबारियों के लिए मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि दशकों से चल रहे इस विशाल सिस्टम को पैसा कहां से मिल रहा था? इसका जवाब छिपा है विदेशी ताकतों से मिले समर्थन, और उससे भी ज्यादा भारी भरकम कर्ज में। देखिए, इस टाइमलाइन से पता चलता है कि पाकिस्तान के विदेशी मददगार कैसे बदलते गए। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने अरबों डॉलर की मदद दी, तो हाल के सालों में चीन ने सीपेक के जरिए भारी निवेश और कर्ज दिया। लेकिन यह सिर्फ एक मददगार को दूसरे से बदलना नहीं था। इस बदलाव ने पाकिस्तान को एक नए और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल आर्थिक रिश्ते में जकड़ लिया है। और ये चार्ट उस निर्भरता की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। द्विपक्षीय ऋण का मतलब है वो कर्ज जो एक देश दूसरे देश को देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आज पाकिस्तान पर दूसरे देशों का जो भी कर्ज है, उसमें से लगभग 3/4 यानी 72% अकेले चीन का है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बीजिंग पर पाकिस्तान की जबरदस्त आर्थिक निर्भरता को दिखाता है।
इसका नतीजा एक ऐसा कर्ज का जाल जिसमें से निकलना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान को पुराने कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेना पड़ता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा दलदल जिससे बाहर निकलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो कर्ज का जाल है ना, ये कोई अलग थलग समस्या नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े, खुद को बनाए रखने वाले सिस्टम का हिस्सा है जो देश को इस संकट में फंसाए रखता है। आइए समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, ये चक्र चलता कैसे है। सबसे पहले सेना राजनीति पर अपना दबदबा कायम करती है। फिर देश के ज्यादातर संसाधन रक्षा और सेना से जुड़े कारोबारों की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। इस वजह से आम लोगों से जुड़े सेक्टर जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पिछड़ जाते हैं, जिससे देश में अस्थिरता और बेचैनी बढ़ती है। और फिर क्या होता है? सेना इसी अस्थिरता को वजह बताकर सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है, और ये चक्र चलता रहता है। तो अब हम आते हैं सबसे अहम बात पर। देश को जिन बड़े आर्थिक सुधारों की सख्त जरूरत है, वो हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा और असल सुधार सीधे सीधे सेना के अरबों खरबों के कारोबारी साम्राज्य को चुनौती देगा, और जो भी नागरिक सरकार ऐसा करने की हिम्मत करती है, वो ज्यादा दिन सत्ता में टिक नहीं पाती। और आखिर में हम इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या पाकिस्तान कभी सेना और नागरिक सरकार के बीच के इस असंतुलन को ठीक कर पाएगा? क्योंकि जब तक देश की सबसे शक्तिशाली संस्था के हित आम जनता के हितों के खिलाफ खड़े रहेंगे, तब तक असली सुधार और स्थिरता एक दूर का सपना ही बने रहेंगे।